हम कौन हैं? हम इस ब्रह्मांड के किसी भूले बिसरे कोने में, दूर छुपा हुआ एक आकाश गंगा में, खोया हुआ एक तारे का एक महत्वहीन ग्रह पर रहते हैं, जिसमें लोगों की तुलना में कई अधिक आकाश गंगाएं हैं। आज के वीडियो में हम एलन मस्क के मार्स मिशन के प्लान के अलावा कुछ खास एजेंसी और कुछ खास लोगों के मार्स मिशन के प्लान के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में लगभग अर्थ के जैसा कोई प्लैनेट है तो वो है प्लैनेट मार्स, जिसका नाइट स्काई एटमॉस्फेयर में आयरन ऑक्साइड होने की वजह से लाल कलर का दिखता है। मार्स का एटमॉस्फेयर पतला है, जिससे समर टाइम के दोपहर में मार्स सरफेस का टेम्परेचर करीब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है और रात का टेम्परेचर कम होके -73 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं विंटर सीजन में मार्स का टेम्परेचर कितना कम हो सकता है। अर्थ में एक दिन और एक रात होने के लिए 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। वैसे ही मार्स में 24 घंटे 39 मिनट और 35 सेकंड का टाइम लगता है। मार्स के एटमॉस्फेयर के बारे में बात करें तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और सांस लेने के लिए 1% से भी कम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के अलावा सारे लिविंग थिंग्स को जिन चीज़ों का ज़रूरत होता है वो है वाटर और न्यूट्रिशन। पर मार्स का लगभग सारा पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ है और वो भी पीने लायक नहीं है। इंसान प्लांट्स और एनिमल को खाके अपना न्यूट्रिशन को पूरा करता है और प्लांट्स मिट्टी में उगते हैं। पर मार्स का मिट्टी, रेत, डस्ट और बड़े बड़े पत्थरों से भरा पड़ा है। प्लांट्स को उगने के लिए मिट्टी में रहने वाले न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम मार्स के मिट्टी में नहीं मिलते हैं, जिससे मार्स के ज़मीन पर प्लांट्स का उगना नामुमकिन सा हो जाता है। और साथ ही 0.5% के लेवल तक कैल्शियम पर क्लोरेट नाम का एक कंपाउंड मार्स के ज़मीन में मिलता है, जो कि इंसानों के साथ प्लांट्स के लिए भी जहरीला होता है। मार्स के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो मार्स अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पाता है, जिससे ये प्लैनेट सन से आने वाले खतरनाक सोलर रेडिएशन से अपने आप को बचा नहीं पाता है। ऐसे कंडीशन में बिना कोई प्रोटेक्शन के मार्स पर कोई जिंदा नहीं रह सकता है। जैसे कि प्लैनेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का शील्ड बनाकर हमें सोलर रेडिएशन से बचाता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें खतरनाक सोलर रेडिएशन से कैसे बचाता है, इसे आप आई बटन पे क्लिक करके पता लगा सकते हैं। मार्स का साइज अर्थ के साइज से आधा होने के कारण मार्स का ग्रेविटी 3.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मून पे जाने के लिए एस्ट्रोनॉट को करीब 3 से 4 दिन का टाइम लगता है और दूसरे तरफ नासा के कैलकुलेशन के मुताबिक मार्स तक जाने के लिए कम से कम 7 महीनों का टाइम लगता है, और वो भी करीब 39,600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जाएं तब। हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रेडियो सिग्नल को अर्थ तक आने के लिए 1 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है, और सिग्नल्स को मून से अर्थ तक आने के लिए 2.4 से 2.7 सेकेंड का टाइम लगता है। वैसे ही रेडियो सिग्नल्स को मार्स से अर्थ तक आने के लिए करीब 5 से 20 मिनट का टाइम लगता है, जो कि डिपेंड करता है प्लैनेट के पोजीशन पर। फ्यूचर के मार्स मिशन के लिए अर्थ और मार्स का पोजीशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के अपना ही एक पोजीशन होता है, जो कि उन्हें सन के चारों ओर घूमने से मिलता है, जैसे कि आप इस रियल टाइम सिमुलेशन में देख सकते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि सारे प्लैनेट्स अपने अपने सेपरेट ऑर्बिट में अलग अलग स्पीड से सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। पर कुछ एक टाइम के बाद कुछ प्लैनेट्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे उन प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है। जैसे कि प्लैनेट अर्थ और प्लैनेट मार्स का डिस्टेंस करीब हर 26 महीनों के बाद अर्थ और मार्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अभी का जो मार्स और अर्थ का बीच का डिस्टेंस है
वो है करीब 23,64,29,831 किलोमीटर। नासा के मुताबिक 16 जनवरी 2025 को अर्थ और मार्स का बीच का डिस्टेंस कम होके 9,62,88,893 किलोमीटर हो जाएगा। वैसे ही फिर 26 महीनों के बाद 19 फरवरी 2027 को अर्थ और मार्स का बीच का डिस्टेंस 10,14,17,205 किलोमीटर का हो जाएगा और 25 मार्च 2029 को उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होके 9,71,03,396 किलोमीटर हो जाएगा। और ये वो साल है जब एलोन मस्क के मुताबिक इंसान पहली बार मार्स पर लैंड करेगा। जो कंप्लीट मार्स मिशन होगा वो करीब 2 से 3 सालों का होगा। इसी दौरान एस्ट्रोनॉट्स को खाने पीने और ऑक्सीजन के अलावा रेडिएशन से भी बचना होगा। पर इस पॉइंट पे रोबोट मिशन के जो सक्सेस रेट है उसे देखकर इंसानों के पूरे क्रू को मार्स तक ले जाने के आइडिया में कॉन्फिडेंट नहीं लगता है। 1960 से लेके 2020 तक पूरे दुनिया में करीब 50 मार्स मिशन किए गए हैं, पर इनमें से बहुत ही कम ही पूरी तरह से सक्सेस हो पाए हैं। जैसे कि आज तक रूसिया ने 21 मार्स मिशन किया है, जिसमें 5 अनमैन्ड लैंडर भी शामिल था, पर सिर्फ 2 ऑर्बिटर ही अपना मिशन को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाया है। वैसे ही अमेरिका के 23 मार्स मिशन से 5 मिशन अनसक्सेसफुल था, पर इस केस में इंडिया का किस्मत अच्छा था। वो अपने पहले ही कोशिश में ही पहला ऑर्बिटर को मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचा दिया था। सक्सेस रेट कम होने के बावजूद आने वाला 20 सालों में इंसान जरूर मार्स तक पहुंच जाएगा, पर इसमें भी एक दिक्कत है। इंसान मार्स तक तो पहुंच जाएगा, पर वापस कैसे आएगा? मार्स मिशन को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए कुछ प्लान्स बनाए गए हैं। इस चीज को लेके मार्स सोसाइटी के प्रेसिडेंट रॉबर्ट जुबरिन का ये प्लान है कि हमें पहले ERV यानी अर्थ रिटर्न व्हीकल को बनाकर मार्स के लिए लॉन्च करना चाहिए, जो कि एक अनमैन्ड मिशन हो, यानी इस व्हीकल में कोई भी इंसान ना हो। मार्स पर पहुंचने के बाद वो व्हीकल सोलर या न्यूक्लियर पावर को यूज करके इंपोर्टेड हाइड्रोजन से मीथेन और ऑक्सीजन बनाएगा। इन अदर वर्ड रॉकेट फ्यूल बनाएगा, और वो भी मार्शियन कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके। यानी हमें इंसानों को तभी मार्स पर भेजना चाहिए जब उनके पास वापस आने का कोई साधन हो, और जब इंसान मार्स के लिए रवाना हो तब उनके साथ एक और ERV को मार्स के लिए लॉन्च किया जाए, जिससे ये फायदा होगा कि इंसान मार्स पर पहुंचने के बाद वो पहला ERV के साथ वापस आ सकता है, और दूसरा ERV का मार्स पर रहने से वो नेक्स्ट मिशन के लिए काम आ सकता है। और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखने से हम इजीली इंसानों को मार्स तक पहुंचाकर वापस ला सकते हैं। चलिए अब नासा के प्लान को समझते हैं। नासा के ह्यूमन लूनर एक्सप्लोरेशन प्लान्स के मुताबिक आने वाले कुछ ही सालों में आर्टिमस 2, 3, 4 ऐसे कई सारे रॉकेट्स को मून के लिए लॉन्च किए जाएंगे। बाद के कुछ ही सालों में कई सारे आर्टिमस मिशन होंगे, जिसका काम यही होगा कि वो US कंपनीज और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर नए नए साइंटिफिक डिस्कवरीज करेंगे। और ये एजेंसी मून में रहकर जो चीज़ भी सीखेगा उसे आने वाले 10 से 20 सालों में इंसानों को मार्स तक ले जाने में इस्तेमाल करेगा। इन सब प्लान में से एलोन मस्क का प्लान एक कदम आगे का है। वो बस इंसानों को मार्स तक पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि पूरे एक बस्ती को वहां पे बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी को मालूम है, ऑलरेडी फैल्कन 9 और ड्रैगन कैप्सूल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कार्गो डिलीवर करते आया है, जिसे हम रीयूज भी कर सकते हैं। पर इंटरप्लानेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए स्पेसएक्स ने स्टारशिप रॉकेट को डेवलप किया है, और ये स्टारशिप फुली रीयूजेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कि इंसानों के साथ कार्गो को भी अर्थ, मून और मार्स के ऑर्बिट के अलावा उससे दूर भी ले जा सकता है। पर हाल ही में 20 अप्रैल 2023 को किया गया स्टारशिप के फ्लाइट टेस्ट में लॉन्च होने के बाद कुछ ही मिनटों में यह स्टारशिप ऑर्बिट में पहुंचने से पहले ही एक्सप्लोड हो गया था। एक्सप्लोड होने के बावजूद स्पेसएक्स ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है
ये एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट था और बाद में बहुत ही जल्द ऐसे ही कई सारे स्टारशिप फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे। स्टारशिप का टोटल हाइट है 120 मीटर और डायमीटर 9 मीटर का है। ये आज तक का बना हुआ सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है जो कि 400 मेट्रिक टन तक के मास को ले जा सकता है। चलिए अब स्टारशिप के सुपर हेवी रॉकेट के बारे में बात करते हैं। स्टारशिप का रॉकेट लॉन्च सिस्टम का पहला स्टेज है। स्टारशिप को लॉन्च होने के लिए 33 रैप्टर इंजन से पावर मिलता है और उसे ये पावर सब कूल लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन से यानी रॉकेट फ्यूल से मिलता है। यह सुपर हेवी रॉकेट फुली रियूजेबल है। एक बार स्पेसक्राफ्ट से अलग होने के बाद यह वापस अपने लॉन्च साइट पर लैंड कर सकता है। इस रॉकेट का हाइट 69 मीटर और डायमीटर 9 मीटर का है और इसका प्रोपेलेंट कैपेसिटी यानी ये कितना फ्यूल कंटेन कर सकता है वो है 3400 टन तक। साथ ही ये रॉकेट 7590 टन फोर्स का थ्रस्ट पैदा कर सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। स्टारशिप का रैप्टर इंजन भी रीयूजेबल है जो कि एक मीथेन ऑक्सीजन कंबस्शन इंजन है और ये इंजन स्टारशिप के लिए फैल्कन 9 के मरीन इंजन से 2 गुना ज़्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकता है। स्टारशिप के स्पेसक्राफ्ट को पावर मिलता है 6 इंजन से यानी 3 रैप्टर इंजन से और 3 रैप्टर वैक्यूम इंजन से जो कि डिजाइन किया गया है स्पेस के वैक्यूम में ट्रैवल करने के लिए। और सुपर हेवी रॉकेट को 33 रैप्टर इंजन से पावर मिलता है जिनमें 13 इंजन सेंटर में लगे हैं और बाकी के 20 इंजन इसके चारों ओर लगे हैं। रैप्टर इंजन का हाइट 3.1 मीटर का है और डायमीटर 1.3 मीटर का है जो कि 230 टन फोर्स का थ्रस्ट को पैदा कर सकता है। स्टारशिप का स्पेसक्राफ्ट भी रीयूजेबल है और ये इस सिस्टम का सेकेंड स्टेज है जो कि रॉकेट से अलग होता है। ये स्पेसक्राफ्ट इंटीग्रेटेड पेलोड सेक्शन को अवेलेबल करवाता है, मतलब ये क्रू के साथ कार्गो को भी अर्थ मून मार्स के ऑर्बिट के अलावा उससे दूर भी ले जा सकता है। इस स्पेसक्राफ्ट का हाइट 50 मीटर और डायमीटर 9 मीटर का है जिसमें प्रोपेलेंट कैपेसिटी 1200 टन तक का है और इसका पेलोड कैपेसिटी 100 से लेके 150 टन तक का है और ये 1500 टन फोर्स का थ्रस्ट पैदा कर सकता है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। स्टारशिप की कैपेसिटी की बात करें तो ये 1 घंटे से भी कम टाइम में ये अर्थ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल कर सकता है और साथ ही करीब 100 लोगों को लेकर ये लंबे समय तक इंटर स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। और इसके साथ ही स्टारशिप कई सारे सैटेलाइट्स के साथ कई सारे टेलीस्कोप और बहुत ही ज़्यादा कार्गो को भी एक साथ ले जा सकता है जिससे हम अर्थ के ऑर्बिट में डिलीवरी काम करने के अलावा मून पर बेस बना सकते हैं और मार्स पे पूरा एक कॉलोनी भी बना सकते हैं। 100 टन के फ्यूल कैपेसिटी वाला स्टारशिप लेवरेज टैंकर व्हीकल से हम अर्थ और मार्स के ऑर्बिट में ही स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट को फ्यूल पहुंचा सकते हैं। अंत में कहूँ तो साइंस फिक्शन का एक सपना स्टारशिप के रूप में सच होने वाला है और हमें खुशकिस्मत होना चाहिए कि हम इस दौर में जन्म लिए हैं और इतिहास बनते देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम मार्स को कैसे अर्थ जैसा टेराफॉर्म करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।